वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल या फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंस का जेड ट्रांसफॉर्म और आरओसी का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल का मतलब होता है वो सिग्नल जो एक फिक्स टाइम के लिए आता है, यानी कि उस सिग्नल के दोनों लिमिट्स, टाइम की दोनों लिमिट्स फिक्स्ड होती हैं। अब फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल को जेड ट्रांसफॉर्म या आरओसी के एस्टिमेशन के लिए तीन अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी आती है राइट साइड सीक्वेंस की या राइट साइड सिग्नल की। ये वो सिग्नल होता है जो सिर्फ इंडेक्स में यानी कि टाइम में सिर्फ पॉजिटिव साइड पर रहता है, यानी इसके लिए टाइम या इंडेक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। इन सिग्नल्स को हम कॉजल सिग्नल्स भी कहते हैं। तो जेड ट्रांसफॉर्म का एनालिसिस राइट साइड सिग्नल्स के लिए अलग टाइप से होगा। दूसरी जो कैटेगरी है वो है लेफ्ट साइड सिग्नल्स की। लेफ्ट साइड सिग्नल्स यानी जो नेगेटिव साइड पर पाए जाते हैं, जिन्हें हम एंटी कॉजल सिग्नल भी कहते हैं। इनके लिए इंडेक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, इनमें कोई भी पॉजिटिव इंडेक्स नहीं पाया जाता। वहीं तीसरे टाइप के फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस होते हैं जो दोनों साइड पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बोथ साइडेड सीक्वेंस, जिन्हें कॉजलिटी के रिस्पेक्ट में हम कहते हैं नॉन कॉजल सिग्नल, क्योंकि ये टाइम की पॉजिटिव वैल्यू के साथ साथ नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी पाए जाते हैं। ये दोनों साइड पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है बोथ साइडेड सीक्वेंस या नॉन कॉजल सीक्वेंस। तो अब हम एक एक करके इन तीनों के लिए जेड ट्रांसफॉर्म और आरओसी का एस्टिमेशन करेंगे। अब हम शुरू करते हैं राइट साइडेड सिग्नल या कॉजल सीक्वेंस से। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा सिग्नल जिसका जेड ट्रांसफॉर्म और आरओसी का कैलकुलेशन हमको करना है वो है 3, 5, 7, 9। स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, यानी कि n इज इक्वल्स टू 0 की लोकेशन पर सिग्नल की वैल्यू है 3। अब हमें इसका जेड ट्रांसफॉर्म और आरओसी एस्टिमेट करना है। तो जेड ट्रांसफॉर्म के कैलकुलेशन के लिए हम जेड ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो है समेशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स एन जेड टू द पावर माइनस एन। जब हम इस फॉर्मूले को अपने सिग्नल के हिसाब से बनाएंगे तो हमारा सिग्नल n इज इक्वल्स टू 0 से 1, 2, 3 तक जा रहा है। तो ये समेशन हो जाएगा समेशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 0 to 3 एक्स एन जेड टू द पावर माइनस एन। जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे n की वैल्यू को बदल के, तो हमें जेड ट्रांसफॉर्म की वैल्यू मिल जाएगी 3 for n is equals to 0 plus 5 z inverse plus 7 z to the power minus 2 plus 9 z to the power minus 3। आप देखिए, जब हमारा सीक्वेंस या सिग्नल राइट साइडेड होता है यानी कि कॉजल होता है, उस केस में आपको जो z की पावर्स इस z ट्रांसफॉर्म में देखने के लिए मिलेंगी वो या तो z की पावर 0 होगी या फिर z की नेगेटिव पावर्स आपको ट्रांसफॉर्म में देखने के लिए मिलेंगी। तो कॉजल सिग्नल के लिए z ट्रांसफॉर्म में z की पावर 0 या नेगेटिव होती हैं। अब अगर हम बात करें आरओसी की, आरओसी यानी z की किन वैल्यूज के लिए आपके xz की वैल्यू फाइनाइट होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी। तो आप देखिए, हमारा ये जो z ट्रांसफॉर्म हमें मिला है, इस z ट्रांसफॉर्म में हम z की क्या वैल्यू रखें जिससे हमें xz की वैल्यू इनफाइनाइट मिलने लगे। हमें बेसिकली आरओसी के लिए z की उन वैल्यूज का पता लगाना है जिनके लिए xz की वैल्यू फाइनाइट रहे। तो हम चेक कर लेते हैं कि किन वैल्यूज के लिए इनफाइनाइट हो रहा है, उसे छोड़ करके बाकी के सारी वैल्यूज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यानी आरओसी बनाएंगी हमारे जेड ट्रांसफॉर्म का। तो इस इक्वेशन में
जब आप z की वैल्यू को रखेंगे 0, उस केस में ये हो जाएगा 5/0, 7/0, 9/0, तो 1/0 विल गिव यू इनफाइनाइट। तो ये टर्म्स आपके xz की वैल्यू को बना रही हैं इनफाइनाइट, यानी ये z की वैल्यू हमारे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में नहीं पाई जाएगी। इसके अलावा आप z की और कोई भी वैल्यू रखें इस इक्वेशन में, आपको कभी भी xz की वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर नहीं मिलेगी। तो सिर्फ एक वैल्यू है ऐसी पूरे z प्लेन में जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में नहीं आएगी, बाकी की सारी वैल्यूज आएंगी। तो इस केस में आप जब z प्लेन को प्लॉट करेंगे तो उस केस में रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जिसे हम हैश लाइन से दिखाते हैं, पूरा का पूरा z प्लेन होगा, सिर्फ एक पॉइंट एक्सक्लूडेड होगा, z इज इक्वल्स टू 0, तो उसे हमने सर्कल से अलग कर दिया है। अब स्टेटमेंट हम देंगे कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज इंटायर z प्लेन, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूरा z प्लेन है, सिर्फ z इज इक्वल्स टू 0 को छोड़कर। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूरा z प्लेन है, सिर्फ z इज इक्वल्स टू 0 को छोड़कर। तो जब भी आप किसी कॉजल सिग्नल, फाइनाइट ड्यूरेशन वाले कॉजल सिग्नल के z ट्रांसफॉर्म का एनालिसिस करेंगे, उसका ROC कैलकुलेट करेंगे, तो z ट्रांसफॉर्म में हमेशा z की पावर नेगेटिव या 0 आपको मिलेगी और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूरा z प्लेन मिलेगा एक्सेप्ट z इज इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं लेफ्ट साइडेड सिग्नल या सीक्वेंस, जिन्हें हम एंटी कॉजल सिग्नल भी कहते हैं। उस केस में हम z ट्रांसफॉर्म और ROC का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस आपके इंडेक्स की नेगेटिव वैल्यूज के लिए आते हैं। तो यहाँ पे हम जो सीक्वेंस लेने वाले हैं वो -1, -2, -3 और -4 पर आया हुआ है। -1 पर इसकी वैल्यू है 1, -2 पे द वैल्यू इज 2, -3 पे अगेन द वैल्यू इज 1, -4 पे अगेन द वैल्यू इज 2। तो ये हमारा लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस या एंटी कॉजल सिग्नल है। एंटी कॉजल इसलिए क्योंकि पॉजिटिव साइड ये आया ही नहीं। अब z ट्रांसफॉर्म का जब हम कैलकुलेशन करेंगे, चूंकि हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है समेशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट xn z टू द पावर -n। हम अपने सिग्नल के हिसाब से इसमें लिमिट रखेंगे फ्रॉम n इज इक्वल्स टू -4 से लेकर के -1 तक। सिग्नल है हमारा xn z टू द पावर -n। जब हम इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करेंगे अपने सिग्नल की वैल्यूज को रख करके, तो n इज इक्वल्स टू -4 पे सिग्नल की वैल्यू है 2 रखा, साथ में आएगा z की पावर, चूंकि n की वैल्यू है -4 तो z की पावर हो जाएगी 4, प्लस 3 के लिए -3 के लिए हो जाएगा, -3 पे सिग्नल की वैल्यू है 1, z के साथ हो जाएगा पावर 3, प्लस 2 के लिए, -2 के लिए सिग्नल की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू z की पावर 2, प्लस -1 के लिए सिग्नल की वैल्यू है 1 और z के साथ आ जाएगा पावर 1। हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा xz 2z4 प्लस z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस z की पावर 1। आप देख सकते हैं कि एंटी कॉजल सिग्नल के केस में z की जितनी पावर्स हैं वो सब की सब पॉजिटिव पावर्स हैं। तो जब भी हम एंटी कॉजल सिग्नल के लिए z ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन करते हैं, उस केस में हमें z की पावर हमेशा पॉजिटिव मिलती है। जब हम ROC का एस्टिमेशन करते हैं तो ROC के लिए हमें z की वैल्यूज को फिर से एस्टिमेट करना है जो xz को फाइनाइट रखें, यानी इनफाइनाइट ना बनने दें।
तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को जब ऑब्जर्व करेंगे तो इस इक्वेशन में आप पाएंगे कि z की कोई भी आप वैल्यूज रखिए एक्सेप्ट z इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, आपको xz की वैल्यू फाइनाइट ही मिलेगी। यानी कि z की सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जो xz को इनफाइनाइट बना रही है, बाकी की सारी वैल्यूज xz को फाइनाइट ही रखेंगी और वो एक वैल्यू है z इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो इस केस में आप कहेंगे कि आपका जो ROC है, ROC इंटायर z प्लेन है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ करके, और वो एक पॉइंट है z इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ROC इज इंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। और जब आप इसे प्लॉट करेंगे z प्लेन में, उस केस में आप ऐसी हैश्ड लाइंस दिखाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट हमारी रेंज से बाहर है तो हमें अलग से कुछ भी शो करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हम लेफ्ट साइडेड सीक्वेंसेस या सिग्नल्स, जिन्हें हम एंटी कॉजल सिग्नल भी कहते हैं, उसके लिए z ट्रांसफॉर्म का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगर हमारा सिग्नल डबल साइडेड है, यानी कि नॉन कॉजल है, पॉजिटिव साइड पे भी है नेगेटिव साइड पे भी है, तो उस केस में हम अपने सिग्नल का ROC एस्टिमेशन और z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो हम ये सीक्वेंस ले रहे हैं, n इज इक्वल्स टू 0 पर 3 है, -1, -2, 1 एंड 2, 5 सीक्वेंसेज हैं इसमें। ये पॉजिटिव साइड पर भी है और नेगेटिव साइड पर भी है। तो जब आप इसका z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन में जो लिमिट होगी वो लिमिट होगी n इज इक्वल्स टू -2 से +2 तक। सिग्नल है हमारा xn, फॉर्मूले का पार्ट है z टू द पावर -n। जब हम इस इक्वेशन को एक्सपैंड करेंगे अपने सिग्नल की वैल्यूज को रखते हुए, तो n इज इक्वल्स टू -2 पे हमारे सिग्नल की वैल्यू है 1, z के साथ आएगा पावर 2, प्लस n इज इक्वल्स टू -1 पर सिग्नल की वैल्यू है 2, z के साथ पावर आएगा 1, प्लस 0 पे सिग्नल की वैल्यू है 3 विथ z टू द पावर 0, प्लस 1 पे 2 और 2 पर 5। सिग्नल की इन वैल्यूज को जब हमने इस फॉर्मूले में रखा तो हमें ये इक्वेशन मिल रही है। इसमें आप देख सकते हैं z की पॉजिटिव पावर्स भी हैं और नेगेटिव पावर्स भी हैं। हम इक्वेशन को रीराइट कर रहे हैं फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें आपको z की पॉजिटिव पावर्स भी मिलेंगी और नेगेटिव पावर्स भी मिलेंगी, यानी एक नॉन कॉजल सिग्नल के केस में आपको z ट्रांसफॉर्म में z की पॉजिटिव पावर के साथ साथ नेगेटिव पावर्स भी मिलेंगी। और जब हम इसके ROC का एस्टिमेशन करेंगे तो चूंकि इसमें z की नेगेटिव पावर्स भी हैं और पॉजिटिव पावर्स भी हैं, तो z की जिन वैल्यूज के लिए xz फाइनाइट रहेगा, उसके एस्टिमेशन के लिए हमें इन दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि अगर z की पावर्स नेगेटिव हैं तो हम जब z इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तब xz हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। सिमिलरली जब z की वैल्यूज पॉजिटिव हैं और हम z की वैल्यू को इनफाइनाइट रखेंगे तो भी हमारा xz इनफाइनाइट आएगा। यानी इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को कैलकुलेट करते समय z की वैल्यू 0 और इनफाइनाइट के अलावा अगर आप z की कोई भी और वैल्यूज रखेंगे, आपको हमेशा xz की वैल्यू फाइनाइट मिलेगी। इस केस में हम कहेंगे कि हमारे सिग्नल का जो ROC या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो इंटायर z प्लेन है, एक्सेप्ट जिन 2 पॉइंट्स को हमें छोड़ना है वो है z इज इक्वल्स टू 0 एंड इनफाइनाइट। इन 2 पॉइंट्स पे हमारे xz की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। So ROC is entire z plane except z is equals to infinite and 0। जब हम इसे प्लॉट करेंगे तो 0 वाले पॉइंट पर हम सर्कल कर देंगे, बाकी के पूरे एरिया में z प्लेन पे हम हैचिंग कर देंगे, जो ये बताएगा कि ROC is entire z plane
एक्सेप्ट z इज इक्वल्स टू 0, और इनफाइनाइट को हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते, तो उसे हमें नहीं दिखाना है। तो जब हमारा सिग्नल नॉन कॉजल होता है उस केस में z की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की पावर xz में आती हैं, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एंटायर z प्लेन होता है एक्सेप्ट z इज इक्वल्स टू 0 एंड इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म और ROC का एस्टिमेशन कर सकते हैं।